हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका राजधानिक और ये हमारा नेमराज सुंडा सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम हिस्टोरिकल मूवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक तरफ हमारा लिखा हुआ ईयर एगो, यानी कि जो घटना है वो कितने वर्ष पहले घटी थी, और दूसरी तरफ इवेंट लिखा हुआ है। अब इवेंट का मतलब है कि वो घटना कौन सी थी जो घटी है। तो पहली हमारी घटना जो है वो है 70 मिलियन ईयर एगो की। उस घटना में क्या हुआ था, अर्लीस्ट प्राइमेट्स यानी प्रोसीमियन डेवलप्ड इन ट्रीज। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, जो प्राइमेट्स थे ये एक प्रकार के जीव थे और इन्हें ही प्रोसीमियंस कहा जाता था। क्या कहा जाता, प्रोसीमियंस। ये जो थे बंदर के जैसे ही थे, मतलब बंदर नहीं थे जो हम मंकी पढ़ते हैं, वो नहीं थे रियलिटी में। ये सबसे पहले जीव थे जो कि स्तनधारी जीव थे और रात्रिचर थे, यानी मतलब ये रात में सक्रिय रहते थे और पेड़ों पर रहते थे। लिखा है ना, डेवलप्ड इन ट्रीज, यानी पेड़ों पर रहते थे। बाद में इन्हीं से चलकर मंकी और जो एप्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं, उसमें यही लिखा हुआ है कि 40 मिलियन ईयर्स एगो एवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एप्स। क्या लिखा है, एवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एप्स। तो 40 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, यानी साल पहले की बात है, जब मंकी का और यानी जो बंदर हैं और एप्स जैसे वनमानुष हैं जो होते हैं उनका विकास होना आरंभ हुआ था। उसके बाद 1.5 मिलियन ईयर की बात है, पहले की बात है, जब फर्स्ट मैन, क्या फर्स्ट ट्रू मैन, होमो इरेक्टस इमर्ज इन इंडोनेशिया एंड अफ्रीका। देखिए, फर्स्ट ट्रू मैन कौन सा था, तो होमो इरेक्टस था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये इंडोनेशिया में डेवलप्ड हुआ था। मतलब इसका एवोल्यूशन इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, यानी ओरिजिन इसका इंडोनेशिया और अफ्रीका है। यानी हम कह सकते हैं जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था और इसका उद्भव कहाँ से हुआ था, तो इंडोनेशिया और अफ्रीका से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और इसी में हमारा अगला पॉइंट भी जो है वो है 1 मिलियन ईयर एगो का। कौन सा है, 1 मिलियन ईयर एगो, जिसमें लिखा है होमो इरेक्टस माइग्रेटेड थ्रू ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स। देखिए, जो होमो इरेक्टस था अब इसने माइग्रेट करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आरंभ कर दिया, यहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में। उसके बाद 0.8 मिलियन ईयर एगो होमो इरेक्टस पॉपुलेट टेम्परेट रीजन्स। इसके बाद 0.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस ने जो ठंडे एरियाज होते हैं, यानी जो ठंडे क्षेत्र हैं, टेम्परेट क्षेत्र हैं, वहां पर जाना चले गए और वहां पर पॉपुलेट होना चालू हुआ, यानी अपनी संख्या को बढ़ाना आरंभ किया इन्होंने। उसके बाद 0.5 मिलियन ईयर एगो होमो इरेक्टस पेगनेंसिस लर्न यूज एंड कंट्रोल ऑफ फायर। देखिए, जो होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस पेगनेंसिस, इन्होंने सबसे पहले आग को प्रयोग करना सीखा और उसे नियंत्रित करना भी सीखा। उसके बाद यानी हम कह सकते हैं जो फायर आग का सबसे पहला वर्णन मिलता है वो कहाँ पर मिलेगा, हमारा 0.5 मिलियन ईयर पहले मिलेगा, वहाँ पर आग की खोज हुई थी। उसके बाद 0.4 मिलियन ईयर एगो की बात करते हैं। यहाँ पर मैन मेड शेल्टर्स आउट ऑफ ट्रीज ब्रांचेस। यहाँ पर क्या हुआ था कि इन जो होमो इरेक्टस थे इन्होंने पेड़ों की शाखाओं से घरों का निर्माण करना, यानी शेल्टर्स का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उसके बाद 32,000 बीसी, यहाँ पर बीसी नहीं लिखा है तो यहाँ पर बीसी जरूर लिख लीजिएगा। क्रोमैग्नन मैन होमो सेपियंस इमर्ज्ड इन यूरोप। उसके बाद जो होमो सेपियंस थे उनका इमर्जेंस देखने को मिला यूरोप में। अब कह सकते हैं भैया होमो सेपियंस और इरेक्टस में क्या अंतर। होमो सेपियंस का मतलब ही होता है, जो सेपियंस टर्म है उसका मतलब होता है जो प्राणी सोच सके, जिसमें सोचने की क्षमता हो।
इसीलिए बाद में इसे होमो सेपियंस कह दिया गया, जब इसमें सोचने की क्षमता विकसित हो गई। उसके बाद 10,000 BC पहले की बात है, जब फर्स्ट पेट एनिमल ऑफ ह्यूमन वाज डॉग वाज हंटिंग इन ईरान एंड इजराइल। देखिए क्या हुआ था कि सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालना आरंभ किया, और कब किया था, तो ये 10,000 BC पूर्व पहले किया था, और हंटिंग करते थे, जो कि कहाँ पर देखने को मिला है, ईरान में इसके प्रमाण मिले और इराक में इसके प्रमाण मिले हैं। उसके बाद 8700 BC की बात करें तो इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं जो पालतू जानवर होते हैं उनमें सबसे पहला जो प्राणी था जिसे पाला गया, और यहाँ पर जो पालतू जानवर है उस पालतू जानवर की बात की जा रही है जो किसी प्रकार के पदार्थ प्रोवाइड करते हो जो भोजन के लिए। अब डॉग जो है वो हमें भोजन के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, ऐसे तो वो है, लेकिन डोमेस्टिकेशन जो ऐसे मिलता है गाय आय वाला में, तो सबसे पहले सीप का पालन किया गया था। उसके बाद 1700 BC में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट देखने को मिलता है, यानी बकरी पालन देखने को मिलता है। उसके बाद 7500 BC में हमें देखने को मिलता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब वो क्रॉप्स कौन कौन सी थी, तो क्रॉप्स थी वीट हो गया, बार्ले हो गया। सबसे पहले कौन सी क्रॉप को कल्टीवेट किया ह्यूमंस ने, तो वीट को किया और बार्ले को किया। उसके बाद 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज देखने को मिला। अब थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। उसके बाद 4000 BC में क्या देखने को मिला कि कल्टीवेशन ऑफ राइस। मनुष्य ने 4000 BC में राइस का कल्टीवेशन शुरू कर दिया, यानी राइस की खेती आरंभ कर दी थी। उसके बाद 3500 BC में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। उसके बाद 3400 BC में व्हील वाज इन्वेंटेड, यानी पहिए का निर्माण कब हुआ, तो वो 3400 BC में हुआ। उसके बाद 3000 BC में ब्रॉन्ज वाज यूज्ड टू मेक टूल्स। अब ब्रॉन्ज क्या होता था, ये इसे आपने महाभारत रामायण वगैरह देखी हो तो उसमें कांस शब्द प्रयोग होता है, कांस की थाली, सोने की चांदी की। जो कांस शब्द है वो कॉपर यानी तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता था, ओके, तो उससे टूल्स बनाए जाने लगे थे 3000 BC में। उसके बाद 2900 BC आई। अब 2900 BC में प्लग वाज इन्वेंटेड, इरीगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड। अब 2900 BC में था कि पहले हल का निर्माण किया गया और इरीगेटेड फार्मिंग यानी जो सिंचाई खेती होती, सिंचित खेती, उसका भी आरंभ कर दिया गया। उसके बाद आता है 2700 BC। अब 2700 BC थी डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मोथ इन चाइना, या मोथिन लिखा है लेकिन इसका मतलब होगा मोथ इन चाइना। अब इस जो चाइना में जो रेशम के कीड़े होते हैं जिनका प्रयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जिनसे वो रेशम निकलता है, रेशम के कपड़े बनते हैं फिर उनसे, तो उनका पालन किया गया था, यानी डोमेस्टिकेट किया गया उन्हें। उसके बाद 2300 BC में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों, कॉटन, इन सब का कल्टीवेशन भी शुरू कर दिया गया। 2200 BC की बात कर लेते हैं। 2200 BC में सबसे पहले हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ फॉल, बफेलो एंड एलिफेंट, इनका डोमेस्टिकेशन देखने को मिला, यानी मनुष्यों ने इन्हें पालना आरंभ किया। उसके बाद 1700 BC की बात कर लेते हैं। 1700 BC में कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, यानी रागी, इस रागी को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया 1800 BC में मनुष्यों ने। 1725 BC में कल्टीवेशन ऑफ सोरघम, यानी सोरघम का उत्पादन और खेती करना आरंभ कर दिया गया 1725 BC में। उसके बाद आता है 1500 BC। अब 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, इरिगेशन थ्रू वेल्स वाज स्टार्टेड, यानी इसके कहने का मतलब है कि 1500 BC में एक तो गन्ने की खेती शुरू की गई और दूसरी चीज जो शुरू की गई वो वेल्स यानी कुओं के द्वारा सिंचाई खेतों की शुरू कर दी गई थी। इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद
1400 BC, ये वाला जरूर याद रखिएगा। यूज ऑफ आयरन इन मिडल ईस्ट, सबसे पहले जो लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है तो वो 1400 BC में देखने को मिलता है। और कहाँ पर देखने को मिलता है तो वो मिडल ईस्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद 1000 से 600 BC एज ऑफ आयरन इसे कहा जाता है। आयरन प्लग्स शेयर एंड एक्स इन्वेंटेड क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यानी जो इसे आयरन एज के नाम से भी जाना जाता है। और आयरन प्लग इन्वेंट किए गए और उत्तर प्रदेश वगैरह और पंजाब वगैरह में भी क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाने लगा। उसके बाद 543 से 491 BC रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन इन कुल्लू वेगा एंड महावेगा बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये कुल्लू वेगा और महावेगा ये बुद्धिस्ट जो ग्रंथ हैं उनमें आते हैं। और ये जिस भाषा में लिखे गए थे तो वो पाली भाषा में लिखे गए थे। सबसे पहले जो फार्मिंग ऑपरेशन यानी खेती प्रक्रियाओं का विवरण मिलता है तो वो कुल्लू वेगा में मिलेगा और महावागा में मिलेगा, जो कि क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। और भाषा उनकी कैसी थी तो पाली थी। यानी हम इस आधार पर यह भी कह सकते हैं कि पाली भाषा काफी प्राचीन भाषा है अपेक्षाकृत अन्य भाषाओं की। उसके बाद 760 से 800 AD, अब यहाँ पर जो शुरू हो रहा है BC समाप्त करके होके AD आरंभ हो रहा है। तो यहाँ पर पर्शियन व्हील वाज आरागट्टा इंडिया यूज्ड इन आरागट्टा इंडिया। देखिए पर्शियन व्हील क्या था, ये पहिया था, लेकिन आरागट्टा क्या होता है इसे जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आरागट्टा होता है कि एक प्रक्रिया होती है जल निकालने की, जैसे किसी चीज को तालाब हो गया, कुएं हो गया, तो बैरल बांध के वो रस्सी बांध के पानी निकाला जाता था, वही उसे आरागट्टा कहते हैं। लेकिन इसे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर जब पर्शियन व्हील आया तो पहिए के थ्रू निकालना थोड़ा आसान हो गया और इसका उपयोग देखने को मिला था 760 से 800 AD के बीच में। तो ये बात याद रखिएगा। आपने गांव में देखा होगा तो पहिया लगा होता है और उससे खींचते हैं रस्सी तो वो आसान होता है। उसके बाद 900 से 1000 AD की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट्स टैंक्स कृषि पराशरा एंड वृक्षा वेदा मैनुअल ऑन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी written a textbook on agriculture was prepared by Kashyap by the name कृषि सूती। क्या नाम है? कृषि सूती नाम है इसका। देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है कि सबसे पहले जो एनीकट्स होते हैं, जो एनीकट्स पहले आप जान लीजिए क्या होते हैं, छोटे बांध होते हैं जहाँ पर पानी स्टोर किया जा सकता है। ओके, और टैंक्स आप समझ सकते हैं कोई ऐसा ही चीज़ जो जहाँ पर पानी एकत्र किया जाए। तो इनका कंस्ट्रक्शन यानी इनका निर्माण देखने को मिलता है 900 से 1000 AD में। उसके बाद जो ऋषि पराशर थे, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने कृषि पराशरा नाम की एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इन्होंने बताया कि खेती कैसे की जाती है, सब चीज़ें बताई। उसके बाद दूसरा मैनुअल भी था, वो था वृक्षा वेदा में बॉटनी से रिलेटेड चीज़ें बताई गई, जैसे कि वृक्ष का रोग के बारे में, उनके नियंत्रण कैसे करने। अब यहाँ पर लेवल उसी हिसाब का था, अब इतना साइंटिफिक नहीं था कि आप कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा था, तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं डिटेल में लिखा था। ठीक है, वहाँ पर यह लिखा था कि पौधों को कैसे बोया जाएगा, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, कि ये लिखा था उसमें। उसके बाद दूसरी बुक जो इसमें दे रखी गई है वो कृषि सूक्ति दे रखी गई है। वो किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी, तो ये कश्यपा द्वारा, यानी ये कृषि थे, कृषि कश्यप, उनके द्वारा बताई गई थी। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ऋषि कश्यप जो वर्णन मिलता है ये कब हुए होंगे ऋषि कश्यप। उसके बाद 15 सेंचुरी AD की बात कर लेते हैं। कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज, वाइट ब्रिंजल एंड पोमीग्रेनेट। 1500 सेंचुरी यानी AD में स्वीट ऑरेंज जो मीठा ऑरेंज होता है, जो खट्टा ऑरेंज होता है, और वाइट यानी जंगली बैगन
और पोमोग्रेनेट का वो कल्टीवेशन यानी खेती आरंभ हो गया था। उसके बाद 1600 सेंचुरी आ जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन इंडिया बाई पर्टुगीज, वो जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा बहुत सी क्रॉप्स लाई गई यानी इंट्रोड्यूस की गई। ओके, इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब इंट्रोड्यूस क्या करना होता है। क्रॉप इंट्रोडक्शन यानी दूसरे स्थान से किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर क्रॉप्स को ले जाना ही क्रॉप इंट्रोडक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन इंडिया बाय पोमोग्रेनेट ये लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं भैया आपने इससे पहले वाला लेक्चर जो लिया था वो तो सीधा डायरेक्ट किताब से लिया था, अब आप पीडीएफ से क्यों ले रहे हैं पीडीएफ बनाकर? मैंने इसलिए पीडीएफ बनाकर ये वाला लेक्चर ले रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे बता सकें कि आप लोगों को किस प्रकार पढ़ना है, सीधा डायरेक्ट किताब से पढ़ना है या फिर इस तरह में जो है पीडीएफ बनाकर पढ़ाऊँ। तो याद रखिएगा। और इसी में जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा कौन कौन सी क्रॉप्स आई थी वो पढ़ लेते हैं। दे आर पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एरोरूट्स और कसावा, टोमेटो, चिलीज, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, कैस्यूनट और टबैको, अमेरिकन कॉटन एंड रबर। ये सब चीज़ें कौन लाया? तो हमारे देश में इंडिया में कौन लाया? तो ये पुर्तगालीज लाए थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1500 एडी की, 1550 एडी की। इसमें पुर्तगालीज इंट्रोड्यूस ग्राफ्टिंग टेक्निक्स इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की जो ग्राफ्टिंग टेक्निक्स होती हैं उन्हें पुर्तगालीज द्वारा बताया गया, यानी किस प्रकार ग्राफ्टिंग की जाती है इस विषय में जानकारी दी गई। उसके बाद 1755 एडी की बात आती है। यहाँ पर फ्लोरा इंडिया पब्लिश्ड लिeutenant विलियम फ्रेजर स्टार्टेड स्टडी फॉर्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्सेस। देखिए यहाँ पर जो पूसा विहार था 1775 में, यहाँ पर हॉर्स की ब्रीडिंग पर जोर दिया गया। उसके बाद लिखा है 1820 एडी। 1820 एडी में क्या हुआ था कि जीएल ब्लेन कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जम्मू कैनाल, यानी जो जम्मू कैनाल है वेस्टर्न जम्मू कैनाल वो जीएल ब्लेन द्वारा संरचनित की गई थी। यानी उनके, अब वो खुद जाकर तो बनाएंगे नहीं, मतलब उनके द्वारा ऑर्डर पास किया गया था और बनवाई गई फिर। उसके बाद 1824 आ जाता है। 1824 एडी जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाज पब्लिश्ड। या जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इनका पब्लिकेशन जो हुआ था वो हुआ था 1824 एडी में। उसके बाद 1845 आ जाती हैं। अब 1845 वाला ये जो एरिया था यहाँ पर फेमाइन्स ज़्यादा देखने को मिली थी, यानी अकरेंस ऑफ आयरिश फेमाइन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद 1865 एडी में फेमाइन इन बंगाल एंड उड़ीसा में देखने को मिली। ये कुछ फेमाइन्स आई जो उड़ीसा एंड बंगाल में देखने को मिली, जिसके कारण 15 लाख लोग मारे गए। और 1868 से 1869 एडी में अकुरेंस ऑफ सेवरल फेमाइन। अब बहुत ज़्यादा ये समय तो ऐसा आ गया कि जो बहुत ज़्यादा फेमाइन्स आई, यानी महामारी। और ये महामारी जो थी भोजन वाली थी। अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अगर आपसे कहें मॉडर्न हिस्ट्री कब से आरंभ होती, तो ये 1871 से शुरू होती है। ये एग्रीकल्चर हिस्ट्री की बात हो रही है। जॉइंट डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स DRAC वाज इस्टेब्लिश। अगर पूछे DRAC कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1871 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी इसकी स्थापना की गई थी। 1874 में अकुरेंस ऑफ सेवरल फेमाइन इन बिहार। उसके बाद 1874 में बिहार में बहुत सारी फेमाइन्स देखने को मिली। 1875 था कि जब इंडिया में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वाज इस्टेब्लिश्ड विद
इट्स हाई क्वार्टर, ये HQ का मतलब हेडक्वार्टर है, एट कलकत्ता। द हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू शिमला इन 1905 टू पुणे 1928, लेटर टू दिल्ली इन 1944। देखिए जो ये IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी कोलकाता में। कलकत्ता लिखा है इसमें, कलकत्ता में की गई थी, तब कलकत्ता बोलते थे, ठीक है, कलकत्ता में की गई। लेकिन उसके बाद कुछ कारणों के कारण इसे 1905 में शिमला में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद फिर से इसे दूसरी जगह स्थापित किया गया, पुणे में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1928 में किया गया। लेकिन उसके बाद फिर से इसे स्थापित किया गया। फिर इसे अंतिम बार जब स्थापित किया गया था तो वो 1944 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। ये बात समझे? ये बात मैंने अपने एग्रोमेट्रोलॉजी वाले लेक्चर में भी बताई थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1876 की। 1876 में फेमाइन इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी मद्रास यानी जो चेन्नई वाला रीजन है, और मुंबई यानी मुंबई जिसे आज हम जानते हैं, वहाँ पर फेमाइंस देखने को मिली थी। उसके बाद बात करते हैं 1870 की। फेमाइन इन पंजाब, सेंट्रल प्रोविजन 10 लाख पीपुल डाइट, यानी 10 लाख लोग मारे गए थे। 1880 फेमाइन कमीशन वाज अपॉइंटेड। अब जब आप खुद सोचिए, इतनी ज़्यादा फेमाइंस आ रही हैं और इतने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, तो फेमाइन कमीशन की स्थापना की जाएगी कि नहीं की जाएगी? तो आपसे पूछा जा सकता है कि फेमाइन कमीशन अपॉइंट कब हुई थी? तो 1880 में फेमाइन कमीशन अपॉइंट की गई थी। उसके बाद 1882 की बात करते हैं। यहाँ पर 1882 में वेटनरी कॉलेज इस्टेब्लिश एट लाहौर नाउ इन पाकिस्तान। सबसे पहला वेटनरी कॉलेज कब खोला गया था? तो वो खोला गया था 1882, जो कि लाहौर में खोला गया था। और वर्तमान समय में लाहौर कहाँ है? तो हम जानते हैं बंटवारे की वजह से अब वो लाहौर पाकिस्तान में है। 1891 डॉक्टर J.A. वलकर रिपोर्ट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर। इन्होंने, जो डॉक्टर वलकर थे, J.A. वलकर, 1891 में एक रिपोर्ट बताई, इम्पोर्टेंट इंडियन एग्रीकल्चर में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। 1899 से 1900 की बात करते हैं। सेवरल फेमाइंस आई अकर ड्यू टू विक्रम संवत। अब ये जो अगर विक्रम संवत की बात करें तो ये 1856, दिस वाज नो एज ये क्या लिखा है, थोड़ा सा छिप गया है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, छपनिया काल, इसे क्या कहते हैं? छपनिया काल कहते हैं। उसके बाद 1906 की बात कर लेते हैं। 1906 में इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI एट देहरादून। FRI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। हालांकि तब ये देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। 1901 से 1905 की बात करते हैं। एग्रीकल्चरल कॉलेज वार इस्टेब्लिश्ड एट पुणे, कानपुर, ये कानपुर वही है CSA वाला, तब ये कॉलेज हुआ करते थे, अब यूनिवर्सिटी हो गई है। सोबर, नागपुर, लोयापुर और कोयम्बटूर, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद 1901 में अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन इन इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया, मतलब नियुक्ति की गई? तो वो 1901 में की गई। उसके बाद फिर से 1901 में ही फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट, देखिए मैंने ये एंटोमोलॉजिस्ट वाले में पढ़ाया था जब हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ाया था, तो न्यूओल्ड नाइसवेल को अपॉइंट किया गया था, वाज अपॉइंटेड। ये मैंने बताया था एंटोमोलॉजी वाली, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी जब पढ़ाई थी, जिसमें सिर्फ हिस्ट्री एंटोमोलॉजी की पढ़ाया था मैंने, उसमें बहुत से एंटोमोलॉजिस्ट थे और सेकंड भी बताए थे मैंने, तो वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। 1903 मॉडल विलेज रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय डैनियल हैमिल्टन
देखिए ये मॉडल विलेज दिया गया था जिसमें रूरल एरियाज जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने की स्कीम थी ये, यानी सही से पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया थी ये स्कीम। 1903 की बात करते हैं तो H.M. लेफ्रॉय वाज अपॉइंटेड एज सेकेंड इंटमोलॉजिस्ट, मैंने बताया थे ये चीज़ें। उसके बाद 1905 की बात कर लेते हैं। 1905 में इस्टेब्लिश द इम्पीरियल नाउ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एट पूसा बिहार, बट आफ्टर सेवरल अर्थक्वेक एंड फ्लड इन 1934 इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली 1936। देखिए क्या हुआ कि 1905 में IARI का इस्टेब्लिशमेंट किया गया पूसा बिहार में, लेकिन बहुत से अर्थक्वेक आए और बाढ़ आई जिसके कारण इसे पुनः इस्टेब्लिश कर दिया गया, मतलब पुनर्स्थापन कर दिया गया नई दिल्ली में। और ये कब किया गया था तो 1936 में किया गया था। उसके बाद बात करते हैं 1919 की। कॉन्स्टिट्यूशनल इन रिफॉर्म्स मेड एग्रीकल्चर एज अ स्टेट सब्जेक्ट। देखिए कुछ संविधान में संशोधन किए गए जिससे एग्रीकल्चर को देश के स्तर से हटाकर राज्य के का विषय बना दिया गया। उसके बाद 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रेन द्वारा जो चालू किया गया था वो चालू हुआ। उसके इस गुड़गांव प्रोजेक्ट को आप एक्सटेंशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके इसी तरह शांति निकेतन इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में, प्रोजेक्ट बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी तरह 1921 में मारडंडम प्रोजेक्ट बाई स्पेंसर हेल्च द्वारा शुरू किया गया। ये सब सेकेंड सेमेस्टर एक्सटेंशन में है। 2021 में ही सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाई महात्मा गांधी, आदर्श सेवा सिंह पोहरी बाई कॉल साइटोल। 1921 कंस्टिट्यूटेड इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी ICCC, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। उसके बाद 1926 की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर RCA हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथिगो। देखिए इसके बाद जो आया रॉयल कमीशन आया RCA जिसे कहा जाता है, ये लिनलिथिगो द्वारा हेड किया गया था और 1926 में आ गया था। उसके बाद 1928 में RCA यानी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 1929 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल नाउ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च जो है ICR न्यू दिल्ली। जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है जो एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना 1929 में की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर कर दिया गया था। 1931 में इंडियन सेंट्रल लेक कमेटी, ये भी मैंने आप लोगों को इंटोलॉजी वाले उसमें हिस्ट्री ऑफ इंटोलॉजी में बताया था। 1931 में इसकी कमेटी नियुक्त की गई थी। 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी नियुक्त की गई। उसके बाद 1940 में मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग वाज स्टार्टेड बाय इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी ICR द्वारा इंडियन फार्मिंग नाम की मैगजीन पब्लिश की गई 1940 में। उसके बाद 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड, यानी जो फूड डिपार्टमेंट है 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। 1942 की बात करते हैं तो 1942 में ग्रो मोर फूड कंपेन फीड एंड अगेन स्टार्टेड इन 1947। देखिए ग्रो मोर फूड ऑफ कंपेन जो है 1942 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे पुनः भी स्थापित चालू किया गया था, दोबारा चालू किया गया 1947 में। 1943 की बात करें तो 1943 में अक्कड़ ग्रेट बंगाल फेमाइन
कॉज बाई हेलमेंथो ओराइजी। देखिए ग्रेट बंगाल फेमाइन कब आई, तो 1943 में आई, और किसके कारण आई, तो हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी के कारण आई थी। 1944 में इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी की स्थापना की गई थी। 1945 में 45 में इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी की स्थापना की गई। उसके बाद इसी तरह 1945 में इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी की स्थापना की गई। उसी तरह 1945 में इंडियन विलेज सर्विस इस्टेब्लिश्ड बाय A.T. मॉसर, न्यूयॉर्क एंड बेन गुप्ता। आगे देखते हैं 1946 क्या है, 1946 डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज DPPQS जो कि फरीदाबाद में है, उसकी स्थापना की गई थी। 1946 में क्या, 1946 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI की स्थापना की गई थी, जो कि कटक उड़ीसा में है। इसका नाम बदल के अब IRRI कर दिया गया है, यानी इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1946 से 1947 की बात कर लें तो फिरका डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्टेड बाय T. प्रकाशन एंड D. थारूगाड। उसके बाद 1947 की बात करें तो इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी की स्थापना की गई थी। इसके बाद 19 जनवरी 1948 की बात करें तो GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड लागू कर दिया गया था। 1948 में ही इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो कि अल्बर्ट मेयर द्वारा चालू किया गया था। इसके बाद 1949 में एरकानेट कमेटी की स्थापना की गई। 1956 की बात करें तो प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड मिलेट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है PIRRCOM की स्थापना की गई। 1957 की बात करें तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। इसी के द्वारा सबसे पहले में एक इम्प्रूव्ड जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड मेज मिला था। 1958 की बात करें तो स्टेटस ऑफ डीन यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड टू IRI अंडर UGC एक्ट 1956। देखिए UGC एक्ट जो 1956 में आया था, उसके द्वारा IR को डीन यूनिवर्सिटी में चेंज कर दिया गया, जो कि जिससे हुआ क्या कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अप्लाइड साइंस थी, ये सब चीज़ें थी, यहाँ पर उनकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी, यानी एकेडमिक्स चालू कर दिए गए। उसके बाद 1958 की बात कर लेते हैं तो स्पीसीज एंड कैस्यू नट्स कमेटी चालू की गई। अक्टूबर 1958 की बात करें तो नेफेड यानी NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग एंड फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई। देखिए फिर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 1960। देखिए 1960 में क्या था कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, उसे पंत नगर में खोला गया। द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांटेड बाय USA। 1960 से 1961 इसमें क्या हुआ था कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP, इट इज नोन एज पैकेज प्रोग्राम, इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1963 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC की स्थापना की गई। 1964 में इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ICDP की स्थापना की गई। 1965 में नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम NDP की स्थापना की गई। उसके बाद 1965 में ही नीलखेरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो कि श्री SK डे द्वारा शुरू किया गया था।
1965 में ही था कि फर्स्ट डीजी ऑफ एंड और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर डॉक्टर वीपी पॉल को चुना गया था। 1965 में ही ACRIPS वर स्टार्टेड ऑन अदर क्रॉप्स एज वेल एज इन अदर एरियाज ऑफ रिसर्च। 1966 में इंस्टीट्यूटेड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 1966 में शुरू किया गया था। 1966 में इस्टेब्लिश्ड डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। 1966 से 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन आरंभ हुआ था। उसके बाद 1966 से 1968 में फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर यानी FTEC की स्थापना की गई। उसके बाद 1969 में सेकंड इरिगेशन कमीशन की स्थापना की गई। उसके बाद 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आरंभ किया गया। देखिए उसके बाद 1971 में MKP प्रोग्राम को चालू किया गया। 1971 में ही था कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर शुरू किया गया था। 1971 में स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसीज AFDA को मान्यता दी गई। 1971 में मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर प्रोजेक्ट यानी MFAL को लागू किया गया। 1971 में क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DARE इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो DARE है इसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत इसकी स्थापना की गई। उसके बाद 1971 में स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज ARS की स्थापना, ये जो सर्विसेज है ना इसकी स्थापना कब की गई? तो 1973 में की गई थी। उसके बाद 1 नवंबर 1973 की बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ G गैडकर रिपोर्ट। देखिए ये जो SRB है आप सुनते नहीं हैं, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1973 को की गई थी। आप SRB नेट देते हैं फिर साइंटिस्ट बनते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, तो वही चीज़ है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। अब आप कह सकते हैं भैया आपने ना बहुत से प्रोजेक्ट वगैरह आपने इन्हें तो बताया नहीं, थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता देते। देखिए मैंने इन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज जो एक्सटेंशन वगैरह पढ़ेंगे इन्हें ज़्यादा, और ये जो नेवरा सुंडा ये फैक्चुअल बुक है, इसमें आपको फैक्ट्स याद करने होते हैं, तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि इन फैक्ट्स को अपने सब्जेक्ट्स के साथ कवर करने की कोशिश करिए। इसीलिए मैं जब जो एंटोमोलॉजी वाली सीरीज चला रहा हूँ उसमें नेवरा सुंडा के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अदर बुक्स के होते हैं उस टॉपिक वाइज डाल देता हूँ, जिससे क्या होता है बच्चे को समझने में आसानी होती है। तो वो वाली सीरीज देखिएगा जरूर, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, क्योंकि मैं उसे हिंदी में चला रहा हूँ तो हिंदी वाले बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। 1973 में स्टार्टेड ये जो मैनिकेट ट्रायल प्रोग्राम था इसे स्टार्ट किया गया था। 1973 से 1974 में ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम DPA स्टार्ट किया गया। 1974 में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, इसे ये थोड़ा सा छिप गया है, इसे वो करते हैं, हाँ, यानी ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम यानी फॉर्मुलेट बाय डैनियल बेनर एंड बैक्स्टर of Israel first started in canal area of Rajasthan and चंबल एरिया इन मध्य प्रदेश। उसके बाद 1974 की बात करते हैं तो कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CAD की स्थापना की गई थी 1974 में। 1974 में ही मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, क्या मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP स्टार्ट किया गया था। 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र यानी केविकीज जो होते हैं, केविकी का फुल फॉर्म क्या होता है, कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि मोहन सिंह मेहता कमेटी रिकमेंडेड
यानी जो मोहन मेहता कमेटी थी उसके अंदर एक केवीके की स्थापना की गई थी, और जो फर्स्ट केवीके था वो पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था अंडर TNAU, यानी जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके तहत, कोयम्बटूर में 1974 में। उसके बाद 1975 में फर्स्ट 20 पॉइंट्स प्रोग्राम शुरू किया गया। 1976 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP शुरू किया गया। 1976 में स्टार्टेड अंत्योदय योजना। देखिए देखिए कुछ चीज़ें मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत करती हैं, तो सामने लिखा भी है, आप समझ सकते हैं। तो ये 1976 में शुरू की गई थी। 1976 में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नार्म, जो कि हैदराबाद में है, उसकी स्थापना 1976 में की गई। 1976 में ही अशोक मेहता कमेटी प्रपोज टू टीयर पंचायती राज सिस्टम। देखिए अशोक मेहता कमेटी थी जिसने 2 टीयर पंचायती राज सिस्टम प्रपोज किया था, यानी प्रस्तावित किया था। 1977 से 1978 डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP इसकी शुरुआत की गई। अप्रैल 1978 में था कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP लॉन्च्ड इन फाइनेंशियल ईयर 1978 एंड एक्सटेंडेड थ्रू आउट इंडिया बाई 1980। इट्स नोन एज पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। देखिए इसे पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फर्स्ट ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर था 1978 का, उसमें लॉन्च किया गया था। उसके बाद उनसे 1980 तक और बढ़ा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं 1979 की। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइज्म, यानी TRYSEM की स्थापना की गई। ये प्रोग्राम थे, इनकी शुरुआत की गई थी जनवरी 1979। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट यानी NARP की स्थापना की गई। इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। 1 जून 1979 स्टार्टेड लैब टू लैंड प्रोग्राम ऑन द ओकेशन ऑफ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICR। देखिए जो ICR था उसके 50 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसे LLP प्रोग्राम कहा जाता है। इसका फॉर्म पूछा जाता है। उसके बाद 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चालू किया गया, NREP। ओके 1982 में डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज DWCRA की स्थापना की गई। उसके बाद 1982 में काउंसिल फॉर एडवांसमेंट फॉर पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी CAPATRT की स्थापना की गई थी। क्या है? CAPART की स्थापना 1982 में की गई। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना की गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो नाबार्ड थी इसे RBI से अलग कर दिया गया था और एग्रीकल्चर की मुख्य बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1983 में नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट NAEP शुरू किया गया। 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट ग्रांटी प्रोग्राम यानी RLEGP इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है 1985। 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नाउ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जिसे जाना जाता है। पहले इसे क्रॉप इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था, अब इसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना जाता है। उसका तो 1985 में इंडियन
आवास योजना शुरू की गई थी। 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड आरंभ किया गया, यानी TMO। उसके बाद 1986 में नेशनल वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज चालू किया गया। उसके बाद 1986 में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट फेज 2 शुरू किया गया। देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट का ये द्वितीय फेज था। 1989 में इंटीग्रेटेड वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया। 1994 में महिला समृद्धि योजना चालू की गई। उसके बाद 1995 में ICR इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम यानी यानी IVLP जो चालू किया गया था ICR द्वारा 1995 में चालू किया गया था। उसके बाद 1996 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक एट न्यू दिल्ली। सब फर्स्ट जीन बैंक कहाँ तो खोली गई थी? तो न्यू दिल्ली में खोली गई थी। और कब खोली गई थी? तो 1996 में खोली गई। तो 1998 की बात करते हैं तो 1998 में ICR नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। देखिए, ये किसके द्वारा फंड की गई थी, यानी पैसा कहाँ से आया था? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा आया था नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। और ये शुरू कब हुआ था? तो 1998 में शुरू हुआ था। 1998 में ही किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्टेड की गई। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ें हम देखते हैं आज के समय, ये 1998 में चालू हुई थी। उसके बाद 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY शुरू किया गया। देखिए, 1999 में था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी SGSY, इसके अंतर्गत जो IRDP था, जो TSEM था, जो DWACRA था और SITRA, GKY, MWS, इन सबको मर्ज कर दिया गया था इसी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना में। और इसे बाद में फिर से नाम दिया गया 1911 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 1999 की बात है जब नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की स्थापना की गई। उसके बाद दिसंबर 2000 की बात करें तो अंत्योदय अन्न योजना या कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, AAY की स्थापना की गई। उसके बाद दिसंबर 1902 में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ किया गया। अप्रैल 2004 की बात करें तो उसके बाद इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, पल्स ऑयल, पाल्म एंड मेज यानी ISOPOM बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 तारीख अप्रैल 2004 को। लेटर 2014 से 15 से इसे ISOPOM में मर्ज कर दिया गया, जिसे न्यू स्कीम नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाल्म के नाम से रीनेम किया गया था, जिससे शॉर्ट फॉर्म में NMOOP कहते हैं। 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP की स्थापना की गई। उसके बाद 2004 की बात है, इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स NASC एट न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम साइंस कॉम्प्लेक्स जो था इसका इनॉग्रेशन किया गया था, यानी आरंभ किया गया था। उसके बाद 2004 में ही मरीन फिशिंग पॉलिसी आई। इसके बाद 2004 में ही नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 18, 2004 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। देखिए,
ये फार्म कमीशन ऑन फार्मर की, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर को डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे हमारे स्वामीनाथन, उनके अंडर डेवलप किया गया था। उसके बाद मई 2005 स्टार्टेड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM। 2006 की बात कर लेते हैं तो भारत निर्माण इज एन इंडियन बिजनेस प्लान फॉर क्रिएटिंग एंड ऑगमेंटिंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट और इरिगेशन रोड्स। देखिए इतनी सी बात है कि जो भारत निर्माण योजना थी इसमें क्या किया गया था, इसमें रूरल्स का डेवलपमेंट करने का पूरा प्रयास किया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे घर प्रोवाइड कराना और हाउसिंग सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें थी, और सिंचाई योजनाएं प्रदान करना। उसी के बाद इसमें आ जाता है 1906 से 1907 नेशनल बैम्बू मिशन स्टार्टेड, यानी बांस के लिए मिशन चालू किया गया था। 1906 में ICR लॉन्च नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट यानी NAIP विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, और इसका जो आर्थिक सहायता कर रहा था वो वर्ल्ड बैंक कर रहा था। 1906 की बात करें तो 1906 में ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट ग्रांटी स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटी स्कीम को चालू किया गया था 2006 में। 2006 में ही नेशनल रेनफेड एग्रीकल्चर अथॉरिटी NRAA जो कि 3 तारीख नवंबर और 2006 में चालू किया गया था। उसके बाद अगस्त 7 को नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चालू किया गया। उसी तरह अगस्त में ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की स्थापना की गई। और उसके बाद अप्रैल 2014 में NHM merged into a new program mission for integrated development of horticulture। जो हमारा हॉर्टिकल्चर वाला था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उसे इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में इंटीग्रेट कर दिया गया था। इसके बाद हम ICR की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ICR की हिस्ट्री क्या रही है। तो इस्टेब्लिश्ड रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथिगो एंड रिकमेंडेड सेटिंग अप इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू promote, guide and coordinate agriculture research through the India। देखिए कम शब्दों में ये समझिए कि लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा रॉयल कमीशन को पास किया गया था, मतलब उससे हेड कर रहे थे ये, ठीक। और उसी के द्वारा रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा ही ये जो ICR है इसकी विचार किया गया था, और कह सकते हैं उसी के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी। 1928 की बात कर लेते हैं तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब 1926 में इसकी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की लागू किया गया, यानी और इसे जब इसने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद सबमिट की थी। उसके बाद जुलाई 2000 बार निकल रहा है 1929 ICR was set up on 14 July 1929 as registered society under the Societies Registration Act 1860 on the recommendation on रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। वही चीज़ है कि रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पर ICR की स्थापना की गई। उसके बाद मार्च 2046 की बात करते हैं तो अंडर द प्रेसिडेंशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह जब अध्यक्ष बने तो, या फिर कह सकते हैं जब अध्यक्ष थे तब इसे डिसाइडेड टू चेंज द इम्पेरियल इनटू द इंडियन एंड नाउ इट्स कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए जो जोगेंद्र सिंह जो थे जब ICR के प्रेसिडेंट, तब ICR में से इम्पीरियल शब्द को हटाकर
इंडियन जोड़ दिया गया, जिससे इसका नाम हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट डीजी की। 1965 में फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर बने थे डॉक्टर बीपी पाल। ही इन्वेंटेड द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट एआई। ही इनिशिएटेड, यानी इन्होंने चालू किया था AICRPS को, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट को। 1966 की बात करें तो आईसीआर वाज मेड अ फुली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम। देखिए, जो आईसीआर की एग्रीकल्चर रिव्यू टीम थी, उसके रिकमेंडेशन यानी उसकी सलाह पर इसने खुद को ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वप्रभुत्व, मतलब स्वयं वाली सत्ता, ऑटोनोमस समझ रहे हैं ना आप, हायर पोजीशन पर इस्टेब्लिश कर लिया। जून 1972 गजेंद्र गाडकर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल पॉलिसी ऑफ आईसीआर एंड इट्स इंस्टीट्यूट सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1973। उसके बाद 1973 की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DARE वर क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। देखिए, जो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी, मंत्रालय था, उसके अंडर DARE की स्थापना की गई। उसके बाद 1973 में ही द एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज ARS की स्थापना की गई थी। 1973 में ही था कि द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB की स्थापना की गई थी। और 1 नवंबर 1973 एज ए रिकमेंडेशन ऑफ गजेंद्र गाडकर कमेटी, और ये किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी? गजेंद्र गाडकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी। अब बात करेंगे आगे, इसी में आगे है कि प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर जो है, क्या प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, उसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है। जो व्यक्ति यूनियन मिनिस्टर होगा एग्रीकल्चर का, वही आईसीआर का प्रेसिडेंट भी होगा। DG ऑफ आईसीआर इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ DARE, यानी जो इसकी डेयर का सेक्रेटरी होगा वो आईसीआर का DG ही होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड इन 1973, ये बात अभी हमने आगे पढ़ी ही। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला सर जी थे। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, यानी IARI की। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश एट पूसा। सबसे पहले इसे कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो पूसा में इस्टेब्लिश किया गया था, बिहार, अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन। ये किसकी दृष्टिकोण कहते हैं, मतलब वो सही शब्द नहीं मिल रहा। वाइस रॉयल्टी मीन्स मतलब उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, तब ये पूसा में IRI की स्थापना की गई थी। अर्लीस्ट इट वाज वेस्ट बंगाल हेल्प ऑफ सम ऑफ रुपीस 9 लाख वाज डोनेटेड बाय एन अमेरिकन सिटीजन हेनरी फिलिप्स, हेंस द मैन बिल्डिंग नो एज फिलिप्स लेबोरेटरी, जिसे नौलखा भी कहा जाता है। देखिए, इसके लिए एक अमेरिकी व्यक्ति ने, हेनरी फिलिप्स ने 9 लाख रुपए दान किए गए थे। इसीलिए जो लेबोरेटरी थी उसे हेनरी फिलिप्स लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। 1911 की बात कर ले तो रीनेम्ड इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम रख दिया गया। उसके बाद 1923 था कि इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा एज एसोसिएटशिप। 1934 में था कि मेजर अर्थक्वेक के कारण और फ्लड के कारण इसकी बिल्डिंग जो थी पूसा से हटा बिहार में डैमेज हो गई। देखिए, इसमें क्या था कि पूसा में जो बिहार में इसकी बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई थी, तीसरी बात थी। और इसके बाद ही था कि
1936 में ICR शिफ्टेड टू पूसा रोड, न्यू दिल्ली। उसके बाद पूसा में इस्टेब्लिश कर दिया गया 1936 में। फिर 1936 में बी विश्वनाथ वाज फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IRI के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे डॉक्टर तो होंगे जाहिर सी बात है, बी विश्वनाथ, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को तो IRI का प्रेसिडेंट तो नहीं ही बना देंगे, यानी डायरेक्टर। 1947 की बात करें, 1947 में इसका नाम इंपीरियल से बदलकर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया था। उसके बाद रिकॉग्नाइज डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर UGC एक्ट 1956, PG स्कूल वाज इस्टेब्लिश। देखिए 1956 में था कि इसे डीन यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया गया। डीन यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जहाँ पर रिसर्च कार्य होता है लेकिन वहाँ पर पढ़ाई भी कराई जाती है, UG वगैरह की, यानी ग्रेजुएशन कराई जाती है। ठीक है, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।